अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इकोनॉमिक बाइकआउट की आप बात कर रहे हैं। जो मुल्क में दवाएं बनती है ना, वो एपीआई होता है। वो एपीआई जो है करीब $3 बिलियन का चीन से आता है और उसी पे दवाई बनती है। आप क्या बंद कर सकेंगे? अच्छा, आप ये देख लीजिए कि मीरठ से देहरादून की जो रोड है, जो टनल बनाया जा रहा है, वो एक एसटीसी सिंगापुर कंपनी को दिया गया है। वो एक चाइनीज की फर्म है जिसका नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग, उसकी सब्सिडियरी है। अच्छा, जो मुल्क में जितने लैपटॉप हैं, फॉरेन लैपटॉप दुनिया में कहीं पे बनते, चीन में बनते हैं। और आप वो देख लीजिए कि जितने प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया था, अब पीएम केयर्स फंड में हैरत की बात ये है कि उन लोगों से पैसे लिए गए पूरे चीन के सेलफोन कंपनीज OPPO, Xiaomi, इन तमाम से टिकटॉक भी 30 करोड़ रुपए दिया और टिकटॉक पे आपने बैन लगा दिया। तो ये आप हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरा लॉकडाउन चीन में शुरू हुआ, यहां पर परेशान हो गए। तो ये आपसे हमारा इंपोर्ट जो चीन को है, जो इंपोर्ट हम चीन से करते हैं, वो करीब $70 बिलियन का है। एक्सपोर्ट जो हम भारत से चीन को भिजाते हैं वो करीब $16 बिलियन का है। तो फिर आप चलिए, आप इस पे बैन लगाइए, तैयार करिए ना मुल्क को, पॉलिसी अख्तियार करिए, बनाइए। नहीं है। अच्छा, ये आप फैसला ले लिए। अरे भाई, तो इससे होगा क्या? देखिए, जंग, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान, भारत और चीन बड़े करीब आ चुके हैं जंग के, बड़े करीब आ चुके हैं। ये अल्लाह जानता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि हमारे 20 फौजों के मारने के बाद यकीनन पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर है और फितरी चीज है। भारत की आवाम चीन से गम और गुस्से की लहर है कि भाई आप कैसा हमारे 20 सिपाहियों को आपने मार दिया, बगैर गोली चलाए, चीन की गर्दनें काट दी। हम लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश बाबू साहब सूर्यापेट के हमारे फर्जन है, तेलंगाना के फर्जन है, तो लोगों में गम और गुस्सा है। तो मगर वजीर आजम को मानना पड़ेगा ना कि चीन ये कर रहा है, चीन ये पूरी तैयारी कर रहा है। चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने एयरफोर्स के प्लेन को उतारा है, वहां पर मिड एयर रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट को उतारा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, असदुद्दीन ओवैसी नहीं, अजय शुक्ला, सुशांत सिंह, मनु पप्पू, भरत कर्नाड, इतने बड़े बड़े लोग जो फौज में काम कर चुके हैं, दोनों लोग, वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर उनको भी आप एंटी नेशनल कहते हैं। असद साहब, अगर चाइना अपनी तैयारी कर रहा है तो हमारे लिए भी जो है, हम देख रहे हैं कि दुनिया की एक बड़ी ताकत अमेरिका, उसकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके फौजी बेड़ों के हवाले से जो बात सामने आई, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम तनहा नहीं है। अगर चाइना अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं जो है आइंदा के लिए जो है तैयारी जरूर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे 20 जवानों की मरने के बाद तो हमको तो चौकस रहने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। और यकीनन वहां पर बड़ी तादाद में हमारे टैंक्स भी जा चुके हैं, हॉविट्जर आर्टिलरी भी जा चुका है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के तैयारे वहां पर हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स वहां पर हैं, हमारी स्पेशल माउंटेन्स की जो फौज है वहां पर पहुंच चुकी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी रिपोर्ट्स जब आ रही थी अप्रैल 19 को, मई 5 को, ये सब चीजें, तो आखिर हम लोग हरकत में क्यों नहीं आए? इसका जिम्मेदार कौन है? 20 लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये चीजें हो रही हैं। एक बात याद रखिए कि हमको अपने तौर पर इन तमाम चीजों का, हमको अपने तरीके से इन तमाम चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। अब हमारे साथ कौन सा मुल्क आकर ठहरता है, नहीं ठहरता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जब तारीख लिखी जाएगी तो जहां पर 2002 के फसादात का जिक्र होगा, वहीं पर मॉब लिंचिंग और गाय के नाम का भी जिक्र होगा। वहां पर तीसरा जो इनके नाम के साथ लिखा जाएगा कि जिस तरह आज भी लोग नेहरू के एक बेदाग करियर में एक दाग है, वो 1962 की जंग, इसी तरह नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा कि आपकी हुकूमत की गलती की वजह से चीन हमारे एक नहीं बल्कि डेप्सांग में, गलवान में, पोंगसोंग सू के फिंगर्स में
इन इलाकों में चीन हमारे भारत की टेरिटरी में घुसकर बैठा और नहीं जाएगा चीन। याद रखिए, चीन नहीं जाता। ये डिसएंगेजमेंट कह रहे हैं, चीन अपनी फौज को कम करेगा मगर जाएगा नहीं। जिस जगह पर चीन कब्जा करके बैठा है वहां से नहीं जाएगा। चीन यही तो कर रहा है। साउथ चाइना सी में तमाम आइलैंड जजीरों पर चीन कब्जा कर लिया। हाँ, जब जापान के जो आइलैंड, अगर मैं तलफ्फुज में गलती कर रहा हूं तो माफी, शंकर आइलैंड बोलते हैं उसको, वहां पर कब्जा करा है। तो ये तो चीन कर रहा है ना। हमको तो ये इस पे तो चौकस रहने की जरूरत थी। पूरे रिपोर्ट्स थे मगर उसके बावजूद भी उन रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है असद साहब, मैं बिल्कुल कम वक्त लेते हुए आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल, या फिर माजिद साहब और करें या शकील साहब तो और बात है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो लद्दाख में जो कुछ अभी चल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है और कोई ऐसी छोटी या बड़ी जो है जंग जैसी सूरत हाल होती है तो मुल्क की मईशत पर उसके क्या असरात होंगे। और फिर साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उसके असरात, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि नाजरीन हमारे बड़ी तादाद में कश्मीर के भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या असरात, क्या हालात आप देख रहे हैं। 370 को हमने खत्म किया और यकीनन हमारा ये दावा था कि जो है 370 के साथ जो है सारे मसाइल जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस खित्ते के हालात को और फिर उसके असरात जो होंगे आइंदा मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जो डिफेंस और वजारत दाखिला से जुड़े हुए जो सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, जो जिंदगी के अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात में, आर्मी के मामलात में उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उन्होंने लिखा कि जब अगस्त पिछले साल में 370 को भारत मोदी सरकार ने एक अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर 370 को हटाया, जो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस का ब्रीच हुआ था। उन्होंने किया, चलिए करिया। उसके बाद सितंबर 2019 में हमारे जो लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट जनरल के पास रॉ के लोगों ने, एक ऑफिसर ने जाकर कहा कि चीन अब तैयारी कर रहा है लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमने वो जो साहब ने लिखा है और उसके बाद हमने उसका नोट नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वही सितंबर अक्टूबर के महीने में वहां पर हाथापाई भी हुई, हम उसको नजरअंदाज कर दिए। तो ये चीन तो शुरू से ही क्योंकि अक्साई चीन का इलाका, हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, मानते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है, मगर 370 आपने तो खत्म कर दिया, मगर आपको इतनी दूरंदेशी आप में नहीं थी कि चीन इसको कैसे लेगा, चीन इसका रुख इख्तियार करेगा। आप तो खामोश बैठे थे, गफलत का शिकार रहे, आप तो सीना मार रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, ये फुला नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और रहा सवाल, अगर जंग की आप बात करते हैं तो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स होते हैं। वॉर वेस्टेज रिजर्व जो हमारे पास है वो सिर्फ 12 दिन के हैं। आप 12 दिन, यानी जंग 12 दिन से बढ़ के आप नहीं लड़ पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड फौज के बड़े बड़े अफसरों ने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के पास जाकर कही थी। लेकिन हमारा जो कैपिटल मंगा रहे हैं जी, S-400 हम ले रहे हैं और रफाइल मजीद जो है आ रहे हैं। ये सारी तैयारियां जो है हमारी चल रही हैं, हम आवाम को बता रहे हैं। अगर हम मरकज की बात करें तो S-400 का हमने रशिया से ऑर्डर दिया है, उसका टाइम लगेगा जी, मगर अखबारी रिपोर्ट यह है कि फ्रांस से रफाइल एयरक्राफ्ट खरीद में 4 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जी। यकीनन एयरफोर्स के मामले में अब देखेंगे तो भारत को काफी एज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, मैं तो इन माहिरीन की रिपोर्ट्स को पढ़कर कह रहा हूं जो हमसे कहते हैं, क्योंकि चीन 4000 जो ऊपर है जी, और वहां से उनका एयरक्राफ्ट पूरे फ्यूल भरकर उड़ने में उनको बड़ी मुश्किल होगी। हिंदुस्तान भारत के एयरफोर्स को बड़ा एडवांटेज है जी, मगर ये हमारे पास ये कमजोरियां हैं, ये चीजें हैं। तो अब नहीं मालूम कि हुकूमत क्या फैसला लेगी,
یہ کس روٹ پر جائے گا، مگر یقیناً وہاں پر کشیدگی ہے اور بڑی پورے ملک میں غم اور غصہ ہے چین کے خلاف. اب نہیں معلوم کہ ہمارے وزیر اعظم کیا فیصلہ لیتے، کیا حکمت عملی اختیار کرتے، کیونکہ ڈوکلام میں آپ جانتے ہیں ڈوکلام میں بھی 70 دن بھارت کی فوج اور چین کی فوج ٹھہری رہی اور بعد میں پورے ملک کو بتایا گیا کہ نہیں چین ہٹ گیا پیچھے، پھر سے ملک کو چھوٹ کہا گیا، ہم پیچھے ہٹے اسی جگہ سے بلکہ آگے جا کر ڈوکلام میں آج چین کی فوج وہاں پر ہے، پھر ملک کو دھوکہ دیا گیا. تو یہی چیز ہے کہ وزیر اعظم کا یہ بیان آل پارٹی میٹنگ میں یہ بڑا ہی معنی خیز بیان ہے اور وزیر اعظم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ ان کے بیان کی تردید، ان کے بیان کو غلط ثابت کرتے ہے وزارت خارجہ کا 26 جولائی کا بیان. جی اسد صاحب، آخری سوال کروں گا. 4G انٹرنیٹ ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں، سارا معاملہ جو ہے لاک ڈاؤن یا ان لاک جو بھی صورتحال ہے، اس وقت اسکولز بند ہیں تو سبھی جو ہے منحصر ہو گئے، جو استعمال نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور 4G کے آگے جو ہے ہم 5G کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کشمیری عوام کی بات کریں تو وہاں کے طلباء کو 2G پر انحصار کرنا ہے اور جس طرح کا تعلیمی شعبہ ملک بھر میں، جس کو ہم وزیر اعظم جو ہے بار بار کہتے آئے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے، لیکن جو کشمیر کے طلباء ہیں جو انٹرنیٹ نہ ہونے کے نتیجے میں، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات جو صورتحال سے جوجھ رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیے، آج ہی میں انڈین ایکسپریس کے سشانت سنگھ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا. سشانت سنگھ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے انڈین ایکسپریس رپورٹ چھپی ہے کہ دیکھیے یہ ان کی جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے امت شاہ کی طرف سے کہ اگست 3 کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا. سشانت سنگھ اپنی رپورٹ انڈین ایکسپریس میں کہتے ہیں کہ اس سال مئی اور جون میں 382 سیز فائر وائلیشن ہوئے ہیں مئی میں. جون میں 302. یعنی یہ کبھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے. اور یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا کہ 370 کے ہٹانے کے بعد اور لداخ کو یونین ٹریٹری اور کشمیر کو ٹریٹری بنانے کے بعد یہ سیز فائر وائلیشن میں اضافہ ہوا ہے. بلکہ ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2020 میں اب تک 2215 سیز فائر وائلیشن ہوئی ہیں، جبکہ 2019 میں پورے سال میں 3160 کی وائلیشن ہوئی تھی. ابھی تو ہم جون میں ہیں اور 2215 ہو چکے ہیں. 2019 میں ملیٹنٹ جو مارے گئے تھے 158. جون 25 تک آج کی رپورٹ انڈین ایکسپریس کہتی ہے کہ 2020 میں 119 ملیٹنٹ مارے گئے. بالکل. آپ بتائیے پھر آپ کیا کر رہے ہیں بھائی وہاں پر؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور رہا سوال کشمیر کے 2G کا، بھائی بات تو 2G بھی کنیکشن نہیں ہے، 2G بھی کنیکشن نہیں ہے. لاک ڈاؤن وہاں پہ چل رہا ہے. اسکول کیا تعلیم ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ان کو دیتی آپ؟ ارے بھائی اگر آپ آن لائن جاری رکھیں گے، آپ کنٹرول کریے، واچ کریے، مگر عوام کو محروم کیوں کرتے؟ کشمیر چیمبر آف کامرس نے کہا کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. بالکل. وہاں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہاں کے یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ، بلکہ انٹرنیٹ تو میرے خیال سے اب ایک فنڈامنٹل رائٹ بن چکا ہے. ایک فنڈامنٹل رائٹ بننا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ یا جو بھی ہو اس کا فیصلہ کرے کہ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے ہر کام کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم آج سے 3-4 سال پہلے سوچے تھے کہ کوئی ایک شخص اسکائپ پر بیٹھ کر TV4 پر آ کر انٹرویو دے گا؟ یہ تو یہی تو ضروری ہے نا. آپ ہم کیوں جب وہ ہمارا ملک کا حصہ ہے تو پھر ہم کیوں وہاں پہ نیٹ نہیں دیتے ان کو؟ نیٹ کا کنیکشن کیوں نہیں دیتے؟ نیٹ کا کنیکشن ملنا چاہیے، ملنا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں وہاں پر ہیں. لیکن آخری زحمت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، پیغام آپ کیا دیں گے، میسج کیا دیں گے؟ ایک بحران نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کئی ساری صورتحال ہے. کووڈ سے بھی جو ہے سامنا ہے لوگوں کو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو سرحدات پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو سرحدی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی پریشان حال ہیں، اور پھر معیشت کا بھی معاملہ ہے. تو میں آپ سے پیغام چاہوں گا، ہمارے ناظرین سن لیں واقعتاً کیا آپ کا مشورہ ہوگا کہ کس طرح کی صورتحال ہے اور کس طرح سے واقعی جو ہے اس سے نپٹنے کے لیے انفرادی طور پر ہر کسی کو جو ہے تیار رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. کیا کہیں گے آپ؟
نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو میں بولوں گا، اور ہم تمام لوگ اس کے فکر مند ہیں، پریشان ہیں